नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की, बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेलों और जगत में भी कुछ झलकियां भी दिखाएंगे फिल्म, कला और संस्कृत से जुड़ी खबरों की। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरों पे डालते हैं नजर। जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई का जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा, बेंगलुरु सहित 33 जगहों पर तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस, डीएसपी और सीआरपीएफ के अधिकारियों के परिसरों पर भी छापेमारी। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देने वाले एक संवैधानिक संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर कर रही है सुनवाई। भाजपा ने आज फिर आम आदमी पार्टी को लिया आड़े हाथों। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आप पर भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। भारत को 1 साल के लिए मिली G20 की अध्यक्षता। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा ग्रहण। देश भर में G20 की 200 बैठकें होंगी आयोजित। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना आज भारत के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगी नई दिल्ली। अपने समकक्ष एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगी बातचीत। यूक्रेन की सेना ने दोबारा किया 6000 वर्ग किलोमीटर के अधिक क्षेत्र पर कब्जा। राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा, कार्रवाई से बौखलाए रूस ने यूक्रेनी ऊर्जा संयंत्रों और अन्य बुनियादी ढांचों पर किए हैं बड़े हमले। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में हार के बाद आज दूसरे मुकाबले में सीरीज बचाने के इरादे से उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। चोटिल राधा यादव का दूसरे मैच में खेलना संदिग्ध। आप देख रहे थे अभी इस वक्त की हेडलाइन और सबसे पहले आज की बड़ी खबर पर डालते हैं सबसे पहले नजर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने जम्मू कश्मीर उपनिरीक्षक भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में 33 स्थानों पर छापेमारी की है। ये छापे जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा के करनाल, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुजरात में गांधीनगर, दिल्ली और गाजियाबाद और बेंगलुरु में मारे गए हैं। जांच एजेंसी जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष खालिद जहांगीर और परीक्षा नियंत्रक अशोक कुमार, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कुछ अधिकारियों के परिसरों पर भी छापेमारी कर रही है। घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने पिछले महीने भी छापे मारे थे। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है। नीरज, जम्मू कश्मीर एसआई भर्ती घोटाला, ये क्या है मामला और जिसको लेकर आज ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है सीबीआई के द्वारा? देखिए आरेंद्र, ये मार्च में ये पेपर हुए थे और 1200 के करीब पोस्टर थी इसके लिए और मार्च में पेपर दिया था। जून में उसका रिजल्ट आया था, इसी जून को। और जब रिजल्ट आउट हुआ तो उस समय तमाम जो छात्र जिन्होंने भाग लिया था इस परीक्षा में, उन्होंने उसका विरोध किया और विरोध के कई कारण भी थे, क्योंकि कई सारे लोगों के जो सिलेक्शन है वो इस तरीके से हो गए कि एक ही परिवार में 2-2, 3-3 लोगों का सिलेक्शन हो गया। इसके अलावा अखनूर में एक कोचिंग सेंटर था, उस कोचिंग सेंटर के ज्यादातर बच्चों का जो सिलेक्शन है उसमें हो गया। उसके बाद जब लोगों ने, जो खासतौर से जो भाग ले रहे थे बच्चे, उन्होंने विरोध किया, तो उसके बाद एसडी महोदय ने इसको लेकर एक कमेटी बनाई थी और कमेटी ने उन सभी छात्रों को और इसके अलावा जो परीक्षा में बैठे थे लोग, उनको बुलाया, उनसे पूछताछ की। परीक्षा में जिन लोगों ने टॉप के जो 100 स्टूडेंट थे उनको बुलाकर उनसे पूछताछ की, सवाल जवाब किए, तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो सवालों के जवाब ठीक तरीके से नहीं दे पाए, जो परीक्षा में आए थे। उसके बाद ये पूरा मामला शक हुआ। जब जांच हुई तो पता लगा कि इसमें पेपर लीक भी हुआ है और इसके अलावा जो अखनूर कोचिंग सेंटर का जो मालिक है वो भी इसमें एक बड़ी भूमिका थी। उसके बाद उपराज्यपाल महोदय ने इसकी
सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीबीआई ने मामला दर्ज किया और कुछ समय पहले भी सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई करी थी। 250 के करीब सीबीआई के ऑफिसर जम्मू कश्मीर और अलग अलग जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई करके बड़ी मात्रा में दस्तावेज और डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब्त किए। आज की जो कार्रवाई है 33 जगहों पर कार्रवाई चल रही है। उस समय के जो बोर्ड के चेयरमैन थे उनके यहाँ भी जो सीबीआई की टीम पहुंची है। इसके अलावा जो कंट्रोलर थे परीक्षा के उनके यहाँ सीबीआई की टीम पहुंची है। इसके साथ ही बेंगलुरु की एक कंपनी थी जिन्होंने इसके पेपर छपवाए थे और वहीं से इस पेपर को लीक होने की जानकारी मिली थी। और इसके अलावा अखनूर में जो कोचिंग सेंटर है वहां पर भी सीबीआई की जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है और जल्दी ही इसमें कई सारे लोग गिरफ्तार होंगे, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी हैं और पुलिस के कई अधिकारी भी हैं। नीरज, यही क्योंकि परीक्षा का जो बोर्ड था उसके चेयरमैन और जो कंट्रोलर उनका नाम तो अभी तक आया, लेकिन क्या कुछ और बड़े नाम संभावित हैं? इसको लेकर भी कोई सूत्रों से जानकारी? देखिए बिल्कुल कई सारे नाम हैं। एक बड़ी लिस्ट है आरेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जब ये जानकारी सामने आई थी कि कौन कौन से लोग शामिल हैं, इसमें कई सारी पॉलिटिकल जो पार्टी हैं उनके जो कह सकते हैं कि हम कि उनके जो अधिकारी के साथ साथ उनकी सुरक्षा में लगे हुए कई सारे पुलिस के अधिकारी थे। पॉलिटिकल पार्टी के कई स्थानीय जो नेता हैं वो इस पूरे मामले में शामिल हैं और उनमें से कई सारे लोग आरेंद्र भूमिगत भी हो गए थे पिछली बार जब सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई करी थी। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो छापेमारी की जो कार्रवाई ये चल रही है उसमें जल्द ही कई सारे जो गिरफ्तारियां वो देखने को मिल सकती हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी हैं। इसके अलावा पुलिस और सीआरपीएफ के अधिकारी भी इस पूरे घोटाले में शामिल हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रखते हैं। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR. 27 years of excellence in higher education offers Radhika Scholarship up to 50% of college fees. AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। और इस छोटे से ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में अब रुख करते कुछ और इस वक्त की ताजा तरीन खबरों की ओर। और खबर सुप्रीम कोर्ट से, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई शुरू कर दी है। याचिकाकर्ता की ओर से दलीलें रखी जा रही हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल संरचना के खिलाफ है। इससे पहले कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए 3 मुद्दे तय किए थे। भारत के प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ 2019 में लाए गए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। और इस बड़ी खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं, जो लगातार इस कोर्ट की कार्रवाई पर नजर बनाए हुए हैं। विकास, अगर बात की जाए तो मुख्य 3 वो बिंदु क्या रखे गए हैं, तय किए गए, जिसके आधार पर दलीलें रखी जा रही हैं और ये संविधान पीठ सुनवाई कर रही है?
जी अरेंद्र, जो मुख्य 3 बिंदु पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने चिन्हित किए थे, उनमें पहली बात तो ये थी कि क्या संविधान के जो भी प्रावधान है उनके तहत आर्थिक रूप से पिछड़ापन क्या आरक्षण का आधार हो सकता है। एक सवाल ये यहाँ पर रखा गया था। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय ये था कि अगर सरकार इस तरह का आरक्षण लाती है, यानी ला चुकी है, अगर सरकार का जो ये आरक्षण लाने का जो फैसला था, क्या इसके जरिए जो बगैर सरकारी सहायता के जो शिक्षण संस्थान काम कर रहे हैं, अनएडेड स्कूल हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या वहां पर भी ऐसे अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी बाध्य किया जा सकता है प्रबंधन को कि वो इस तरह का आरक्षण दे। और तीसरी बात यहाँ पर ये थी कि जब इस तरह के आरक्षण का आधार अगर आर्थिक है तो फिर इसमें केवल इसको सामान्य वर्ग तक सीमित क्यों रखा जाए और इसको ओपन क्यों ना रखा जाए कि इसमें किसी भी वर्ग के जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये 3 मूल जो बड़ी बातें थी, इनको शामिल किया गया था और इसमें अटॉर्नी जनरल ने भी लगभग इन्हीं 3 बिंदुओं पर अपनी राय रखने के लिए बात कही थी कि उनके हिसाब से भी इन 3 बिंदुओं के इर्द गिर्द ही सारी बहस यहाँ पर होनी चाहिए। तो यही यहाँ पर जो बड़े विषय हैं अरेंद्र, वो यही है कि आर्थिक पिछड़ापन क्या आरक्षण का आधार हो सकता है, क्योंकि इससे पहले जब आरक्षण के प्रावधान किए गए तो उसमें सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन को आधार बनाया गया था। और इसके अलावा एक बात जो न केवल इस मामले तक सीमित है अरेंद्र, न केवल ईडब्ल्यूएस मामले तक, बल्कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और भी ऐसे मामले सुनेगा जिनमें आरक्षण की कुल सीमा 50% की का जो दायरा है उससे बाहर हो गई है। यानी एक सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले जो हैं जिसमें ये कहा गया था कि आप किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, उसका भी क्या ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन विकास मैं यही समझना चाहता था कि इन 3 बिंदुओं में ये वाला पॉइंट क्यों नहीं है इस मामले में कि क्या ये 50% की सीमा को क्रॉस कर जाएगा, इसको ना होने की वजह है क्या कोई? नहीं, बिल्कुल अरेंद्र, ये भी शामिल है इन 3 में। मैं आपको बता रहा था जैसा कि ये जो 3 बिंदु हैं, ये कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक है और इसमें ये भी शामिल है, ये बात भी शामिल है क्योंकि पॉइंट्स के अंदर भी कुछ सब पॉइंट्स आप कह सकते हैं या उपभाग बनाए गए हैं इन विषयों में जो 3 मूल विषय हैं। और उसमें ये बात भी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है कि क्या 50% की सीलिंग जो है, क्या इसका उल्लंघन हो सकता है किसी भी रिजर्वेशन से, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का हो, चाहे वो किसी राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण का मामला हो, या जैसे हमने तमिलनाडु में देखा 69% कुल आरक्षण वहां पर अलग अलग वर्गों को देने के बाद हो चुका है। तो ये सारी चीजें भी सुप्रीम कोर्ट जो दूसरे मामले हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश में आरक्षण देने का मामला है, तो क्या ये 50% की सीलिंग उसका उल्लंघन हो सकता है, ये एक सवाल भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लेकिन इसको अलग से मैं इसलिए आपके सामने रख रहा था कि ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस तक सीमित नहीं है ये सवाल, बल्कि ये अलग अलग राज्यों में जो कुछ वर्गों को पहचान करके अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी के अलावा आरक्षण दिया जा रहा है, उनके संबंध में भी सुप्रीम कोर्ट इस बड़े मुद्दे को, इस मामले को भी सुनेगा। विकास, क्या हम इस बात को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब इस पूरी सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट की ये संविधान पीठ जब अपना फैसला देगी तो ये जो एक बहुत बड़ा मसला है 50% की सीलिंग को क्रॉस करने वाला, इस पर एक निर्णायक फैसला भी आएगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों को लेकर अलग अलग प्रकार के विवाद वहाँ के हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में तमाम प्रकार से लंबित हैं। बिल्कुल, इसकी उम्मीद आप कर सकते हैं कि इस पर भी सुप्रीम कोर्ट जब ईडब्ल्यूएस मामले में जब फैसला सुनाएगा तो उस मुद्दे को भी जरूर सुप्रीम कोर्ट को छूना चाहिए। हालांकि जैसा अभी हम बात कर रहे थे कि ये मसला सिर्फ ईडब्ल्यूएस तक सीमित नहीं है और अन्य जो राज्यों में जो अन्य लोगों को भी, कुछ अन्य समुदायों को आरक्षण देने का मामला है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, फैसले का असर होगा। तो ये मसला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। चीफ जस्टिस यूयू ललित का जो कार्यकाल है वो लगभग जब उनको नियुक्त किया गया है तब से करीब 2.5 महीने का था, तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। इसीलिए कोर्ट ने ये भी कहा है कि वो आर्ग्यूमेंट्स को रिपीट नहीं करें जो भी याचिकाकर्ता हैं, और इसमें जो भी एक राय है वो लोग अपनी दलीलें रखें, बाकी लोग उसमें अपने जो भी उनकी दलीलें उनको लिखित में दें, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल को सुनेगा। कोर्ट ने इसके 4 नोडल वकील नियुक्त किए हैं उनको विशेष रूप से सुनेगा, और इसमें जो कुछ लोग जिन्होंने इम्प्लीडमेंट के लिए अपनी एप्लीकेशन लगाई है और वो कुछ बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहते हैं इन 3 विषयों के अलावा, कोर्ट उनको भी समय देगा। तो इसीलिए कोर्ट ने एक टाइम बाउंड मैनर में सुनवाई करने की बात कही है कि वो जैसे पहले होता था कई दिनों तक बहसें चलती थी, इस बार ऐसा नहीं होगा जी, कुछ ही घंटों में अपनी बात हर पक्ष को रखनी होगी। और उम्मीद ये भी बनती है कि इस पर जल्दी सुनवाई के साथ जल्दी एक समाधान या कहा जाए फैसला भी आ सकता है। शुक्रिया विकास, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात रखने के लिए शुक्रिया आपका।
अगली खबर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार के शिक्षक भर्ती घोटाले समेत भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी आज नवान्न अभियान चला रही है। भाजपा का आरोप है कि राज्य सरकार अपने खिलाफ हो रहे इस अभियान को रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपना रही है। इसमें हावड़ा जैसे कई जगहों पर उन्हें प्रदर्शन मार्च निकालने की पुलिस द्वारा अनुमति नहीं दी जा रही है, तो रानीगंज और दुर्गापुर कई जगहों पर ट्रेन से आ रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है। पुलिस और राज्य सरकार के इस रुख को देखते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि अनुमति न मिलने पर भी घोषित कार्यक्रम अपने तय समय पर होगा। ममता सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने के लिए भारी बारिश के बावजूद हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता पुरुलिया, बांकुड़ा और जंगल महल जिलों से कोलकाता पहुंच गए हैं। करीब 3000 लोग हावड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं। जुलूस को रोकने के लिए पुलिस ने शहर को चारों ओर से घेर लिया है। विभिन्न सड़कों में बैरिकेड्स लगाए गए हैं और वाटर कैनन का भी पुलिस लेकर एक तरीके से तैयार है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोलकाता के नवन्ना चलो अभियान में हिस्सा लेने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को कोलकाता जाने से पुलिस ने रोका है, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच बोलपुर रेलवे स्टेशन पर झड़प हुई है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। और हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी कोलकाता से इस वक्त इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए मौजूद है। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए तो अपने आप में ये हमने अक्सर देखा है कि जब कभी भी एक विरोध प्रदर्शन की स्थिति आती है ममता सरकार के खिलाफ, तो सड़कों पर पुलिस और जो विपक्षी दल हैं उनके बीच टकराव देखने को ही मिलता है। वही तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही हैं। देखिए आनंद, एक बात तो मैं कह दूं कि मैं पिछले कई सालों से इस तरह की प्रदर्शन देख रहा हूं। जब वाम मोर्चे सरकार में हुआ करते थे तो तब ममता इस तरह की प्रदर्शन करती थी, लेकिन इस बार जिस तरह से पूरे कोलकाता और हावड़ा, गंगा नदी के इस पार और उस पार दोनों को एक किला जैसा बना दिया, फोर्ट्रेस जैसा बना दिया गया। और कल रात से जिस तरह से किसी तरह की कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि रेलवे प्लेटफॉर्म में बंगाल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का अगर प्रॉब्लम ना हो तो उसका घुसने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब जिस तरह लोग पुलिस। प्रसन्नजीत, आपकी आवाज़ बहुत बेहतरी से हम तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं वो निश्चित तौर से ये है कि एक तरीके से अप्रसेंटेड एक तरीके से देखने की स्थिति दिखाई पड़ रही है और ये अपने आप में एक लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। आगे बढ़ते स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर भारत की 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा की सफाई के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर 7500 किलोमीटर समुद्री तटीय रेखा के प्रत्येक किलोमीटर पर 75 स्वयंसेवक सफाई अभियान में जुटेंगे। इस अभियान पर और जानकारी दे रहे हैं केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहा है। ये सीधे रुख करते हैं। This campaign. This is indeed the first of its kind campaign, and how the idea came also is a very strange sequence of events. For the first time I thought of this when we saw some of the pictures from the Puducherry beach, where a lot of civil society involvement had also happened along with the government. The beach was not only cleaned, it was redone, it was renovated and beautified also. It was very impressive images. So since we were entering into Amrit Kal, I thought we could have a 75-day campaign dedicated to coastal cleaning. And then suddenly somebody told me that we have something called International Coastal Cleanup Day, which is being annually observed right from 1985. And it is observed on the third Saturday of every September. So when I looked at the calendar, what immediately struck me was the third Saturday was 17th of September, which also happened to be the birthday of the Honorable Prime Minister. So वो खुराफाती दिमाग में आई. So I calculated backwards and went to 5th July. I think one of the newspapers also made a cryptic reporting about that, the Indian Express, that while all the ministers are vying for 75 days campaign, he is one who is doing it by back calculation. So I actually
didn't calculate it forward. I calculated backward from 17 backward, and we went to 5th July. And I'm glad that we have been able to sustain it consistently. Not only sustain it, the graph has actually shown an upward rise all these days, when we close to now 70 days. Now, what is the significance of Kim? That is something more important, something which requires to be very seriously introspective for long-term implications. Of course, Swachhata, which is a flagship priority of this government, and none less than the Prime Minister of India spoke about Swachhata in his very first Independence Day address on the 15th of August 2014, soon after he had taken over as Prime Minister. And I'm sure many of the countrymen would have actually felt amused that here was a Prime Minister talking about toilets from the ramparts of the Red Fort. But then I think that was also a declaration of the intent of the things to come, that here was a government which was actually giving priority to the fundamental issues, the foundational issues, not making lofty claims and lofty platitudes from the Red Fort as the nation had got used over the last 6-7 decades. And that, I think if you look back 8-9 years, Prime Minister Modi has walked the talk, and we are glad that we have tried to live up to that commitment. So that was one aspect of it. Swachhata at every level, in every sphere of life, and hence also in this area which is related to course. Secondly, when we talk of Amrit Kal, and as Prime Minister has been repeatedly reminding us of the next 25 years which are going to be very critical for India when India turns 100 and would be on the world pedestal. Where are we going to get this value addition done from? There's something very rarely spoken about, discussed. When all the other resources of value addition get saturated, one huge resource which would still remain unutilized or underutilized in India is the ocean resource. We have one of the longest coastal lines, 7,500 kilometers long. We have an ocean called Indian Ocean, named after this. The other day we had a group of scientists from Australia. So I told them, did you ever realize you come from a place which is also known as a country, which is also known as a continent, which is also known as an island. But the ocean around you is not known as Australian Ocean. Whereas I come from a country which is known as Indian Ocean. So when they looked back in the museum, I said, no, maybe my forefathers could see that there are a lot of undiscovered property lying underneath. जैसे पुराने ज़माने में ज़मीन में दबा जाते थे, उसके साथ पेड़ लगा देते थे, तो तब उन दिनों बैंक नहीं होते थे। 4 पीढ़ियों के बाद कोई पेड़ के नीचे छाँव में बैठा हो तो देखिए कुछ है नीचे, तो निकालता था, उसमें से घड़ा निकलता था, मटका निकलता था जिसमें कुछ हीरे जवाहर। So I said, these are my ancestors left this for us, and that's why it's known as India. And therefore I'm very clear whether how many of us live there to see the next the 2047, but huge economy value addition to India's 2047 status would happen from the ocean resource, because this is absolutely unutilized. And I'm glad through Ministry of Earth Sciences under Dr. Ravi Chandran, the process has already begun. They have already launched Samundaryaan to study, to discover the living and non-living resources, also the minerals underneath. The other day I was talking to some officials from the mining department. I said, your next concern would be illegal mining beneath the seabed. Today you talk of illegal mining on the surface of Earth. So this is something which, so we have a huge stake in the health of ocean. We have a huge stake in preserving all these resources available, and we are exclusive to it. No other nation has this exclusive asset. So in order to preserve this asset also, we have to develop this habit, or as a part of, as he said, a behavioral instinct to look after it. Because it's not mere ocean, it's the future economy of India. The other significant part of this concept is that, as Prime Minister has been repeatedly saying, whole of government approach. So this 75 days has not only demonstrated whole of government approach in the sense, it has all involved the ministries, all the departments in Government of India, It has gone beyond that and involved all the
state governments. You will witness on the 17th, we have more than half a dozen governors themselves making themselves available at CBG. We have the governor of Telangana, she herself there, she's one who's been also very actively working in the Puducherry week, Dr. Tamil Sai. We'll have the governor of Karnataka, Mr. Gehlot. We'll have the governor of Maharashtra himself being there. And similarly, we have a number of chief ministers, film celebrities. So, on the one hand, you have the central government. On the other hand, you have the governments of the various states. And I would rather say, in our over-enthusiasm, what has happened very heartily is that we have gone beyond whole of government and also made it whole of nation. So this is a unique instance of whole of government plus whole of nation. We have civil society sections from all walks of life. We have NGOs. The other day we were at the Madras beach, which is now known as Chennai, of course. The names keep changing. So the Chennai beach, when we went there, we found that there was already a Bharatanatyam shooting going on for a film. And all those artists also joined us. We had scientists, we had administrators, and of course doctors, medicos. They were actually celebrating an alumni event, and most of them were known to me, so they also joined. So it's an example of whole of government then involving whole of nation. And as I think one of the greatest hallmarks of every campaign launched under Prime Minister Modi is that the Prime Minister announces and the masses take it up, which was not witnessed earlier. Most of the government campaigns didn't receive much of attention. We have seen the fate of so many campaigns, including that famous Hamare Do, Hum Do, which was launched in 1960. And I know how many of Do abhi hain. But this is one of the hallmarks of this government. And same here. Not only all the governments of different states have lapped it up, even the masses have lapped it up. And the enthusiasm has been so much that, as was being shared with you in the presentation, that they have identified 75 locations, yes, symbolically, in tune with the Amritkal, every kilometer having 75 volunteers, and the duration of the campaign 75 days. But what is actually happening on the ground is that the number of locations is much more. And you will be amazed when I tell you the number of locations has gone up to almost 400. 400 locations. Though we are confining ourselves to 75 for the sanctity of 75. But otherwise the number of locations has gone up so tremendously high. And we had also made a commitment that on that single day, 17th, when we culminate or conclude it, we would prove to the world that on a single day, if all of us join together, we can clear as much as 15,000 tons of plastic to make our shores free of plastic. But now my worry is not that. And when we began, I said, will we be able to do so? But all the NGOs who had joined us, they said, yes, we are there, we'll make it. Now my worry is reverse. Will we find 15,000 tons plastic where so much of clearing has already been done? It's been such an enthusiastic operation all these days that what we thought symbolically do on a single day has already been done. People are doing it on their own, mostly on Sundays. And of course, as I think Dr. Ravi was saying, that is just a symbolic campaign. Of course, the campaigns are meant for reiteration, any campaign for that matter. Or they have a symbolism, and the symbolism is meant for reiteration. Just a Punah Samarpan. That does not mean that you only clean the sea beach on the 17th of September every year. That, like 2nd of October is Swachhata, that doesn't mean that you clean yourself only as Swachhata. Just as you shave your beard every day, doesn't mean that you do it only on 2nd of October. But yes, you retreat yourself, you remind yourself, you recommit to yourself. So this is more of a reiteration of something that we are looking forward or pledging to do for the next at least 25 years, so that we accomplish the dream
which has been envisaged by the Honorable Prime Minister. And I think this ocean resource and the ocean-related activity is also going to be a huge source of a new genre of startups in the times to come. So this is going to be a new avenue, because somehow when we talk of startups, only the IT is, got fixed in our mindset, because it began from IT. But India's actually forte is ocean agriculture. Our Aroma mission is being spearheaded by boys who hardly have a science background. One of our brand ambassadors in the Purple Revolution, who was there even the 2-day conference, is a boy, I think, hardly class 10 pass out. So it's innovation is not necessarily science. No two words in English language have a similar meaning. That is something we should always bear in mind. So innovation is more of creativity than science. Of course, if you have a background of science and technology, you could innovate scientifically. But that does not mean that you are not at a liberty to innovate through other means. So in India, there's a huge resource for innovation for startups in the agriculture sector, in the dairy sector, as Prime Minister was mentioning only yesterday, and of course in the ocean sector. So we are actually now making a headway in a new foray which was left relatively unexplored in the years gone by. So I think that is going to be another contribution long term of this campaign. So thank you very much. Thank you, sir. So now floor is open for question answer. We can start. Yes, 123. Yeah. तो स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर को लेकर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने बताया किस तरीके से देश के जो तटीय इलाके हैं उनको और ज़्यादा स्वच्छ बनाया जाएगा, सुरक्षित बनाया जाएगा और एक जन भागीदारी के साथ इस पर आगे बढ़ा जाने की पूरी तैयारी की गई। आगे बढ़ते अगली खबर से आपको रूबरू कराते हैं। भारत को 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता मिल गई है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने वाला है। दिसंबर 2022 से शुरू होने वाली अपनी अध्यक्षता में उम्मीद है कि भारत इस दौरान 200 से अधिक G20 बैठकों की मेजबानी करेगा। राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों के स्तर पर G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है। G20 दुनिया की प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जिसमें 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। सामूहिक रूप से G20 की GDP वैश्विक GDP का 85% है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस समूह का 75% हिस्सा है। भारत वर्तमान में G20 ट्रॉइका अर्थात तिगड़ी का हिस्सा है, जिसमें भारत के अतिरिक्त इंडोनेशिया और इटली शामिल है। भारत की अध्यक्षता में भारत के अतिरिक्त इंडोनेशिया और ब्राज़ील ट्रॉइका का हिस्सा होंगे। यह पहली बार होगा जब ट्रॉइका में 3 विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country. Embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. और ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में नजर डालते हैं इस वक्त कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों पर।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कुछ और आवश्यक दवाओं की नई सूची आज जारी की है। अब नई सूची में 384 दवाओं को शामिल किया गया है, जिसमें नई सूची में 34 नई दवाओं को जोड़ा गया है। इनमें से 26 दवाएं पुरानी लिस्ट से हटा दी गई हैं, वहीं 27 थेरोपैटिक श्रेणी में बांटा गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर महाराष्ट्र के कल्याण लोकसभा क्षेत्र में अपने 3 दिवसीय दौरे के अंतिम दिन नेवाली गांव गए और वहां ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान वह स्थानीय विधायक गणपत गायकवाड़ से वहां की वस्तु स्थिति की उन्होंने जानकारी ली। अनुराग सिंह ठाकुर आज यहां पर महिला मोर्चा की नेत्रियों एवं कमजोर तबके के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। वह अंबरनाथ में एक बाइक रैली में भी शामिल होंगे। खबर तेलंगाना से। तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद के सिकंदराबाद में कल देर रात बाइक शोरूम में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इस घटना में करीब 13 लोग घायल भी हुए हैं। शोरूम में लगी आग ऊपरी मंजिल में बने होटल में फैल गई। बताया जा रहा है कि होटल की बिल्डिंग में निचले तल पर इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्जिंग यूनिट में आग लगने के बाद ये आग पूरी इमारत में फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि जब आग लगी तब वहां करीब 25 पर्यटक मौजूद थे। आग की लपटों में घिरने और धुएं के कारण 8 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ लोगों ने होटल की खिड़की से नीचे कूदकर जान बचाने की कोशिश में वो घायल हो गए। आसपास के लोगों ने सबसे पहले मौके पर पहुंचकर कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस होटल में 25 कमरे हैं। 12 से अधिक कमरों में पर्यटक ठहरे हुए थे। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग बुझाते हुए करीब 15 लोगों को बचाया। 3 मृतकों की पहचान हो गई है। उनमें चेन्नई के सीतारमण, बिहार के वीरेंद्र कुमार और विजयवाड़ा के हरीश कुमार शामिल है। घायलों को हैदराबाद के सरकारी गांधी अस्पताल, यशोदा अस्पताल और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद में आग लगने की घटना पर दुख जताया है। साथ ही उन्होंने इस घटना में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। पीएमओ ने ट्वीट कर कहा है कि तेलंगाना के सिकंदराबाद में आग लगने से हुई जनहानि पर दुखी हूँ। शोक संतप्त परिवारों के लिए मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से दिल्ली में आग दुर्घटना के प्रत्येक मृतक के निकट परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए अनुग्रह राशि देने की बात कही गई है। सत्रह सितंबर को प्रधानमंत्री नामीबिया से आए चीतों को सबसे पहले किस जगह पर छोड़ेंगे? कितने चीते होंगे? किस तरह उनको छोड़ा जाएगा? उनके बाद कितने दिन वो चीते वहां पर रहेंगे? कुनो नेशनल पार्क में स्थिति और उस ग्राउंड जीरो पर फेंसिंग के बाड़े का जायजा लिया डीडी न्यूज के संवाददाता नीरज सिंह ने। आइए देखते हैं रिपोर्ट। कुनो नेशनल पार्क का यही वो बाड़ा है जहां पर सबसे पहले नामीबिया से जो चीते आएंगे उनको यहां रखा जाएगा और 1 महीने के करीब वो क्वारंटीन रहेंगे। उसके बाद उनको बड़े बाड़े में लेके जाया जाएगा और जब वहाँ पर भी वो सेटल हो जाएंगे उसके बाद उनको जंगल में छोड़ा जाएगा। आपको बता दूं कि 17 तारीख को जब चीते यहाँ पर पहुँचेंगे तो प्रधानमंत्री सबसे पहले ये जो आपको मचान दिख रहा है यहाँ पर ही जो चीते हैं उनको यहाँ से छोड़ा जाएगा। ये आप देखें तो ये वो एरिया है जहाँ पर चीते रहेंगे और ये मशीन के द्वारा जो हाथ की मशीन है उसके द्वारा उसको घुमाया जाएगा, तब जाके ये बॉक्स का जो गेट है वो खुल जाएगा और उसके बाद जो चीते हैं वो इसी छोटे बाड़े में पहुंचेंगे। इसके बाद एक बड़ा बाड़ा और है जो 12 किलोमीटर के एरिया में है। उसके बाद 1 महीने के बाद उन चूतों को वहां रखा जाएगा। ये दूसरा बाड़ा है, छोटा बाड़ा, और ये जो मचान आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और यहाँ पर भी जो चीते हैं वो इस बाड़े में छोड़े जाएंगे। ये 2 बाड़े यहाँ पर बनाए गए हैं उन चीतों के लिए। नामीबिया से जो 8 चीते यहाँ पर पहुँचेंगे और उनको 1 महीने यहाँ पर क्वारंटीन रहना होगा क्योंकि जो वन विभाग के जो नियम कानून है उसके तहत, और उसके बाद जो वन विभाग है वो 24 घंटे उन चीतों की निगरानी करेगा, देखरेख करेगा कि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से हो रही हैं और उसके बाद ही जो दूसरे जो बड़े बाड़े हैं उनमें उन चीतों को छोड़ा जाएगा और वहाँ पर भी लगातार उनकी निगरानी की जाएगी और ये देखा जाएगा कि चीते यहाँ के वातावरण में कितने घुल मिल रहे हैं। तो 17 तारीख को यही वो स्थान है
जहां पर चीते सबसे पहले नामीबिया से यहां पहुंचेंगे और उन चीतों को इस बाड़े में छोड़ा जाएगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, मध्य प्रदेश। डीडी न्यूज़ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे, किस प्रकार से हमारे सहयोगी नीरज सिंह ने उस जगह का जायजा लेकर आपको बताया। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार हेल्थ सेक्टर पर जो खर्च कर रही है उसका नतीजा अब दिखने लगा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के छठे रिपोर्ट के इलाज के लिए जनता की जेब से होने वाले खर्च में 16% की कमी आई है। केंद्र सरकार प्राइमरी हेल्थ केयर पर खर्च ज़्यादा कर रही है ताकि गांव के लोगों को उनके घर के पास ही इलाज की सुविधा मिल सके और उनको दूर इलाज के लिए नहीं जाना पड़े। साथ ही स्वास्थ्य पर होने वाले सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखिए खास रिपोर्ट। बीते 8 वर्षों में केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर खूब खर्च कर रही है, जिसका नतीजा अब दिखने लगा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा की छठी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि लोगों के आउट ऑफ पॉकेट खर्च का यानी स्वास्थ्य पर लोगों के जेब से होने वाले खर्च में 16% की कमी आई है। केंद्र सरकार जहां एक और प्राथमिक हेल्थ केयर को मजबूत कर रही है, वहीं आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे रही है। गांव के लोगों के घर के पास सस्ती और सुलभ चिकित्सा सुविधा मिले, इसके लिए देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भी खोल रही है। जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, उसका मतलब कि जो मुझे हेल्थ के लिए, मेरे स्वास्थ्य की इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसके ऊपर जो खर्च होता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, वो घटता जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सरकार का जो खर्चा है हेल्थ सेक्टर पे, हेल्थ की सर्विसेज के लिए, वो बढ़ता जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के मुताबिक सरकार का स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले देश के सकल घरेलू उत्पाद जहां 2013-14 में 1.15% था, वहीं 2017-18 में बढ़कर 1.28% हो गया है। NHA रिपोर्ट के मुताबिक देश में स्वास्थ्य पर होने वाले कुल व्यय में सरकार के स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा 28.6% से बढ़कर 40.6% हो गया है। स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च का हिस्सा भी बढ़ा है, जिसमें सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल है। कुल स्वास्थ्य व्यय के रूप में वृद्धि 2013-14 में 6% से बढ़कर 2017-18 में 9% से ज्यादा हो गई है। 2013-14 के बाद से स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्चे में 74% की वृद्धि हुई है। 2013-14 के बाद से सरकार की ओर से वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा पर खर्च में 167% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत निर्धारित सार्वभौमिक स्वास्थ्य लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की निगरानी में भी मदद मिली है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने आज फिर से आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी, एक गुंडा पार्टी बन गई है, जो पुलिस, कानून, संविधान सभी की धज्जियां उड़ाते हैं। पंजाब में एक मंत्री के घर पर, इनके घर पर कैश पकड़ा जाता है, भ्रष्टाचार में ये लिप्त है। इनके पदाधिकारी ड्रग सप्लाई में पकड़े जाते हैं। और अब देखते हैं अर्थ जगत में क्या है आज की बड़ी खबरें। और व्यापार प्राइम की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अजय मिश्र। अजय, क्या कुछ बड़ी खबरें अर्थ जगत की अगर बात की जाए तो? आनंद जी, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है इकॉनमी के लिए, क्योंकि आपको बताएं कि देश को बहुत कई सालों के बाद जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो मिलने जा रही है, और उसी के पृष्ठभूमि में आज बोर्ड ऑफ ट्रेड की मीटिंग हुई है। बोर्ड ऑफ ट्रेड इस देश की ट्रेड की सबसे बड़ी बॉडी है, जिसके अध्यक्ष जो इंडस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, वो हैं। सभी राज्यों के और यूनियन टेरिटरीज़ के जो ट्रेड मिनिस्टर्स हैं वो इसका हिस्सा होते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके सचिव इसका हिस्सा होते हैं, और ये तय किया जाता है इस पूरी बैठक में, जो अभी अशोका होटल में चल रही है नई दिल्ली में, कि क्या कुछ नीति होगी अगले 5 सालों में देश में उद्योग को बढ़ाने को लेकर के। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि शायद कल इसका ऐलान किया जाएगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2030 तक $1 ट्रिलियन
के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है गुड्स का और $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है सर्विसेज का। तो दोनों मिला करके $2 ट्रिलियन एक्सपोर्ट इकॉनमी बनने जा रहा है। उस पर हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। ये तो पहली खबर हुई, लेकिन दूसरी खबर आज भूपेंद्र पटेल जी के हवाले से ये आई, जो कि गुजरात में है। उन्होंने ये कहा कि सेमीकंडक्टर की दिशा में एक बहुत बड़ा ऐलान हुआ है, जिसमें कि वेदांता और फॉक्सकॉन ग्रुप ने 1.54 लाख करोड़ रुपए का MOU साइन किया है, जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर प्रधानमंत्री ने भी अभी टवीट किया। उन्होंने कहा है कि इस MOU से जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी एम्बिशियस दिशा में आगे जा रही है और 1.54 लाख करोड़ रुपए का जो एक इन्वेस्टमेंट किया गया है उसका इकॉनमी और जॉब्स पे बहुत बेहतरीन असर पड़ेगा, और जो कि पूरे एंसिलरी इंडस्ट्रीज और हमारे MSMEs के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो दो बड़ी खबरें तुरंत आ रही हैं, उसको बताने के बाद अब मैं आने चाहता हूं आज की तीसरी बड़ी खबर, जो कि कोल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। तो 10 व्यावसायिक कोयला खदानों की नीलामी आज से शुरू हो गई है। कोयला मंत्रालय ने व्यावसायिक कोयला खनन के लिए बोलियां आमंत्रित की थी। 8 कोयला खदानों की नीलामी आज और 2 कोयला खदानों की कल की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि नीलामी की जा रही खदानों से कुल अधिकतम उत्पादन क्षमता 39.31 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई है। मंत्रालय ने अब तक 85 मिलियन टन प्रतिवर्ष से अधिक की कुल अधिकतम उत्पादन क्षमता वाली 43 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी को पूरा कर दिया है। और आंकड़े और भी बेहतर आ रहे हैं। एक्सपोर्ट्स के मोर्चे पर सरकार ने घरेलू आपूर्ति को स्थिर करने और कीमतों को वृद्धि में रोकने के लिए, आपको याद होगा कि गेहूं, आटे, चावल, मैदा जैसे खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अब सरकार को उम्मीद है कि इस कदम का असर आने वाले हफ्तों और महीनों में महंगाई पर देखने को मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने कल जो खुदरा महंगाई की दर आई है, जो कि 7% रही है अगस्त में, उस पर अपना ये रिएक्शन दिया है और उन्होंने कहा कि जो खाद्य और ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है उसकी वजह से ये बढ़ोतरी देखी गई। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अनिश्चित मानसून और सब्जियों की कीमतों में नकारात्मक असर के बावजूद भी जो जुलाई में खाद्य मुद्रास्फीति चालू वित्त वर्ष के 7.79% के आंकड़े से कम है। रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 28 और 30 सितंबर को होनी है। लगातार 3 बार जो ब्याज दरें हैं उनमें 1.4% की बढ़ोतरी की जा चुकी है। निर्यात के मोर्चे पर अच्छी खबर है। देश का कृषि और फूड प्रोसेसिंग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका उत्पाद 22-23 के अप्रैल-जुलाई के दौरान 30% बढ़ा, 9.6 अरब डॉलर पर पहुंचा, जो पिछले साल वित्त वर्ष की इसी अवधि में 7.4 अरब अमेरिकी डॉलर पर था। वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसके मुताबिक चालू वित्त वर्ष में इन उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य 23.56 अरब डॉलर निर्धारित किया गया है। इस अवधि के दौरान फलों और सब्जियों के निर्यात में 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 22-23 के पहले 4 महीनों में बासमती चावल के निर्यात में 29% से ज़्यादा की वृद्धि देखी गई। इसका निर्यात अप्रैल-जुलाई 2021 के 1.21 अरब डॉलर से बढ़ा 1.56 अरब डॉलर हो गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने धान के उत्पादन में कमी की आशंका के मद्देनजर गैर बासमती चावल के निर्यात पर 20% की सीमा शुल्क लगाई है और टूटे हुए चावल के निर्यात पर भी 2 दिन पहले रोक लगा दी। वित्त मंत्री आज एक निजी कार्यक्रम में थी और उन्होंने कहा कि निजी उद्योग से ये सवाल किया कि ऐसी क्या वजह है जो आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया मान रही है कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगातार आ रहा है, FDI में वृद्धि हो रही है, शेयर मार्केट लगातार नई ऊंचाइयां बना रहा है, लेकिन क्या वजह है कि आप लोग वापस नहीं आना चाह रहे हैं जबकि हमने टैक्स की दरें कम की हैं। हम आपसे सुनना चाहते हैं वो वजह है। और आपको बताएं कि कई देश ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि जो रुपए में कारोबार करने में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आपको याद होगा कि रूपी डोमिनेटेड ट्रेड को लेकर के सरकार ने पहल की थी। विकास दर पर उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत 7% की दर से लगातार कई सालों तक विकास करता रहेगा। MSME को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने कहा कि ये केवल सरकार का नहीं बल्कि राज्य सरकार, जो बड़ी निजी कंपनियां हैं जिनको पेमेंट देना होता है छोटी कंपनियों को, साथ ही PSU कंपनियों को एक साथ मिलकर के काम करना होगा, तभी उन पर जो बोझ है उसको कम किया जा सकेगा। जल्दी से बाजार से अपडेट्स देख लेते हैं। कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन शेयर बाजार में उत्साह दिखाई दिया। बेहतर वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर कारोबार करते दिखाई दिए। बाजार आज खुलते ही निफ्टी में करीब 100 अंकों की तेजी देखी गई, 18,000 से ऊपर दिखा। सेंसेक्स करीब 300 अंकों का उछाल के साथ कारोबार करता हुआ नजर। आपसे थोड़ी देर पहले 440 अंक ऊपर 60,555। HDFC लाइफ, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम में तेजी दर्ज की जा रही है। रुपए में मजबूती दिखाई दे रही है आज।
डॉलर के मुकाबले 28 पैसे मजबूत हुआ है रुपया 79.25। सोने और चांदी की कीमत देखें तो वहां पर कमी दिखेगी। और आज की हमारी आखिरी खबर, जो कि वर्ल्ड डेयरी समिट चूंकि चल रहा है, तो कुछ दिलचस्प आंकड़े हम दिखाना चाहते हैं भारत के डेयरी सेक्टर से जुड़े हुए। आपको बताएं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। 23% का उत्पादन केवल भारत में होता है। साल 2020-21 में कुल दूध उत्पादन बढ़कर के 210 मिलियन टन के स्तर पर पहुंच गया। जो टॉप 5 स्टेट्स हैं उसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन होता है। जून 2020 में सरकार ने इस सेक्टर में 2.1 अरब डॉलर के इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। ये इन्वेस्टमेंट होगा बुनियादी ढांचे पर। सरकार का मानना है कि फिशरीज और डेयरी में मिलाकर के 45 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेयरी उद्योग 2025 तक 335 बिलियन डॉलर होने की उम्मीद है और इसीलिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। मिल्क प्रोसेसिंग में 15% की सालाना लगातार वृद्धि हो रही है। 8 करोड़ लोग ऑलरेडी इस पूरे सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे देश की अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देता है और सिंगल लार्जेस्ट एग्रेरियन प्रोडक्ट है, जो बीते 5 सालों में 6% से ज़्यादा की वृद्धि दर्ज की गई। आपको याद होगा कि खेती बाड़ी में 4% की औसत विकास दर देखी है हमने। ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी जो थैलेबंद जो दूध की उत्पादन है उसकी हिस्सेदारी 2019 में 23% थी। अब ये 2025 तक बढ़कर के 50% तक पहुंचने का अनुमान है। और इन लिहाज से ये जो वर्ल्ड डेयरी समिट है, जिसको कल प्रधानमंत्री और बाद में गृह मंत्री जी ने संबोधित किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो फिलहाल आज के व्यापार प्राइम में सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं बाकी खबरों के लिए आर्यन जी के पास। शुक्रिया अजय इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, तो कोई परिवार से पिछड़ा हुआ। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। मैं एक अध्यापिका हूँ। हमने कोविड-19 जैसी कठिन परिस्थितियों में भी बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा पहुंचाई है, पर सड़क पर रह रहे बच्चे इस शिक्षा से आज भी वंचित हैं। इन बच्चों की मदद हमें व्यक्तिगत क्षमता में करनी चाहिए। अपनी सेवाएं देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे शिक्षा देने की सेवा, मेडिकल सेवा, लीगल सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। और ब्रेक के बाद अब देखते हैं खबरें खेल जगत में क्या है आज बड़ी सुर्खियां। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। क्या कुछ बड़ी खबरें हैं अगर हम खेल के मैदान की बात करें तो? शुक्रिया आर्यन। और खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे फुटबॉल की खबर के साथ, जहां श्रीलंका में खेली जा रही सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। मैच का पहला हाफ गोल रहित रहा, दोनों ही टीम गोल करने में नाकाम रही, जबकि भारत ने दूसरे हाफ में आक्रामकता दिखाई और 5 मिनट बाद ही बढ़त हासिल कर ली। स्ट्राइकर गंगटे ने विपक्षी टीम के डिफेंडर को छकाते हुए गोलकीपर की दाहिनी ओर शॉट लगाया, जो गोल में तब्दील हो गया। 7 मिनट बाद भारतीय टीम ने बढ़त को 2 गुना कर दिया। भारतीय टीम ने ये गोल जवाबी हमले में किया। वानलबका गुइटे के शॉट को गंगटे ने गोल की ओर दिशा दी और टीम को 2-0 से आगे हो गई। हालांकि बांग्लादेश की टीम ने स्ट्राइकर मीटजुल की बदौलत जीत का अंतर कम किया, जिन्होंने पेनल्टी पर गोल किया।
लेकिन वे भारत की बराबरी नहीं कर सके। भारत ने ये मैच 2-1 से अपने नाम किया। चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा, जहां भारत का सामना नेपाल से होगा। और अब बात कर लेते हैं डुरंड कप की। आईएसएल चैंपियन हैदराबाद एफसी ने डुरंड कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में राजस्थान यूनाइटेड की टीम को 3-1 से हरा दिया। इस जीत के बाद अब सेमीफाइनल में हैदराबाद एफसी का सामना बेंगलुरु एफसी से होगा। हैदराबाद के लिए बार्थोलोम्यू ओगबेचे, आकाश मिश्रा और जेवियर सिवेरियो ने गोल किए। वहीं क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार को होने वाले दूसरे T20 मुकाबले में बेहतर बल्लेबाजी करने के इरादे से उतरेगी। भारतीय टीम को पहले मैच में 9 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा था। 3 मैचों की सीरीज में अपनी उम्मीदें कायम रखने के लिए भारतीय टीम के लिए इस मैच में जीत जरूरी हो गई है। राधा यादव का दूसरे मैच में खेलना तय नहीं है। उन्हें पिछले मैच में फील्डिंग के दौरान कंधे में चोट लग गई थी। भारत को पहले मैच में गेंदबाज की कमी खली थी। वहीं इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज को 2-1 से जीत लिया है। इंग्लैंड टीम ने ओवल में खेले गए आखिरी मुकाबले को 9 विकेट से अपने नाम कर लिया। अफ्रीकी टीम लॉर्ड्स में पहला टेस्ट जीती थी। उसके बाद बेन स्टोक्स की कप्तानी वाली इंग्लिश टीम ने शानदार वापसी की और अगले 2 टेस्ट मैच अपने नाम कर लिए। इंग्लैंड ने मैनचेस्टर में दूसरा टेस्ट पारी और 85 रन से जीता था। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड लगातार चौथी टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रहा। वो पिछली बार 2012 में टेस्ट सीरीज हारा था। मौजूदा सीरीज में जीत के हीरो कप्तान बेन स्टोक्स रहे। उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने 3 टेस्ट की 4 पारियों में 149 रन बनाए और 10 विकेट लिए। तो आनंद, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। बाकी खबरों की वापस आपके पास। शुक्रिया गौरव इन तमाम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इन्हीं खबरों के साथ में मिड डे प्राइम के आज की संख्या बस इतना है, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।